भगत सिंह इनके जयंती का दिन था और उसके दूसरे दिन आज हमारा सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हमारे सबसे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता और शहीद भगत सिंह को मैं लाल सलाम करना चाहता हूं। आज जैसे यहाँ जिक्र हुआ, हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान नेता पृथ्वी सिंह जी का आज बरसी है। इन्होंने किसान सभा को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, तो साथी पृथ्वी सिंह जी को भी उनकी बरसी पर मैं यहाँ आप सभी की ओर से आदरांजलि देना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे हरियाणा किसान सभा का ये सम्मेलन एक बहुत ऐतिहासिक दौर पे हमारा आज हो रहा है। हमें याद है, इसके पहले का आपका राज्य सम्मेलन 5 साल पहले 2017 में हुआ था और उसके बाद इसी हरियाणा में अक्टूबर 2017 में आप सभी ने मिलकर हिसार में अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी ने हिसार में लिया था। हमें आज भी याद है, उस हिसार सम्मेलन में हमारी किसान सभा, हमारी CITU, हमारे बाकी सभी संगठनों ने जो हजारों हजार की जो जबरदस्त रैली जो आपने हिसार में आपने निकाली थी, वो हम लोग सब जो भारत के प्रतिनिधि वहां आए थे, हम कभी भी हम जन्म में नहीं भूल सकते। इसलिए उसके लिए ये मैं खास याद दिलाना चाहता हूं कि ये 2017 में एक जबरदस्त काम आप सभी ने मिलकर इसी हरियाणा में कामयाब किया था। और एक जबरदस्त बात आपने की, और वो जिसका जिक्र इसके पहले के वक्ताओं ने किया, 26 नवंबर 2020 जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने चलो दिल्ली का ऐलान किया, जिस दिन हमारे सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने पूरे देश भर में मजदूरों के एक दिन के हड़ताल का ऐलान किया, दोनों एक ही दिन हुआ 26 नवंबर 2020 को। और वो हड़ताल के अंदर हमारे देश के 20 से 25 करोड़ हमारे मजदूरों ने पूरा काम बंद करके ये मोदी सरकार को थप्पड़ लगाई 26 नवंबर 2020 को। लेकिन ज्यादा बड़ी थप्पड़ लगाई हमारे जो पंजाब के लाखों किसान, हमारे हरियाणा के लाखों किसान, हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों किसान, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो सभी दिल्ली को घिरे हुए जो राज्य है, इन्होंने 26 नवंबर 2020 को पूरे दमन का सामना किया। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर आपके खट्टर सरकार ने आंसू गैस हमारे किसानों के ऊपर छोड़ा। उन्होंने अलग अलग किस्म का दमन किया, सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया, पानी की तोपें उनके ऊपर डाली। लेकिन ये सब के बावजूद खट्टर सरकार को हराकर और दिल्ली की सीमा पर मोदी सरकार को हराकर पूरे ये 5-6 राज्यों के लाखों किसान सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर वहां जाकर इन्होंने डेरा डाला। और वो डेरा 1 साल और 15 दिन तक हमने छोड़ा नहीं। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए।
पूरे भारत के इतिहास में इतना बड़ा किसानों का संघर्ष ये कभी अभी तक हुआ नहीं जो 2020-21 में हुआ। मैं आगे जाके कहता हूं, पूरे दुनिया में इतना बड़ा किसानों का संघर्ष और किसी भी देश में नहीं हुआ जो आपके हरियाणा और पंजाब और दूसरे राज्यों के किसानों ने किया। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ 4-5 राज्यों का नहीं था साथियों, ये संघर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला। ये संघर्ष गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक फैला। ये अलग अलग राज्यों में लाखों की किसान मजदूर महापंचायतें हुई। आपके दिल्ली के संघर्ष को आज ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसको पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए। और ये संघर्ष की जो खासियत थी, ये खासियत हमें आगे के समय के लिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। ये संघर्ष कामयाब इसके लिए हुआ, ये विजयी इसके लिए हुआ कि इस संघर्ष के दौरान 1 साल से ज्यादा हर धर्म के किसान इसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ में आए थे। हमारे पंजाब के सिख किसान, हमारे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और दूसरे जगह के हिंदू किसान, हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुसलमान किसान, हमारे अलग अलग राज्य के बौद्ध किसान, हमारे ईसाई भी किसान, ये सब लोगों ने अपने धर्म को बाजू में रख के, हमारा धर्म है किसानी, इसको मद्देनजर रखते हुए ये मोदी और शाह और अंबानी अदानी सरकार के खिलाफ एकजुट के साथ ये संघर्ष हमने लड़ा, इसलिए वो जीता। अलग अलग जाति के हमारे किसान और मजदूर अपनी जात को बाजू में रखकर एक साथ आ गए, चाहे वो किसी भी जात के हो, ये सब एक साथ आ गए। हमारे मर्द, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी यहाँ बहनें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई है, लेकिन हजारों की तादाद में हमारी महिला किसानों ने 1 साल तक हर बॉर्डर के ऊपर, वहां पर भी उन्होंने 1 साल तक पूरी तरीके से इस आंदोलन को कामयाब बनाया। मुझे लगता है हमारी महिला किसानों के लिए पूरी तालियां के साथ उनका हमको स्वागत करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग किसान साथी तो बड़ी तादाद में आए, लेकिन उनके साथ हमारे नौजवान किसान साथी अलग अलग राज्यों से, इन्होंने भी तय किया कि ये हमारी भविष्य की लड़ाई है और इसको जीतना किसी भी हालत में, ये मोदी सरकार को हमें हराना है। इसलिए हमारे नौजवान किसान साथी भी बड़े पैमाने पर 1 साल तक इस संघर्ष में शरीक हुए। तो इसलिए साथियों, ये सभी धर्मों का, सभी जातियों का, स्त्री और पुरुषों का, बुजुर्ग और नौजवानों का, सबका मिलकर ये एक ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के सामने पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। तीनों कृषि कानून इनको वापस लेने पड़े, रद्द करने पड़े इस एकजुटता के सामने। 1 मिनट सोचिए, अगर ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तो क्या होता? आज ये सोचने की जरूरत है। आज ये बात अलग अलग हरियाणा के गांव तक हमें सबको, किसान सभा के सभी साथियों को लेके जाने की जरूरत है। क्या होता अगर ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तो? कॉमरेड विकास रावल जी ने
बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कुछ बातें आपके सामने रखी। वही बातें होती जो उन्होंने कहा, ये पूरी एमएसपी की प्रणाली ये रद्द करना चाहते थे। अगर ये 3 कृषि कानून चलते तो एमएसपी खत्म होने का ये इनका इरादा था। सिर्फ एमएसपी को खत्म नहीं करते, सरकारी खरीद ये पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि पूरा जो कृषि का बाजार था ये किसके हाथ में चले जाता। अगर ये 3 कृषि कानून आते तो अंबानी अदानी के हाथ में चला जाता। मोनसेंटो और कारगिल ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं जिसके बारे में विकास जी ने आपको बताया, पिछले 150 साल में जितना मुनाफा कारगिल ने नहीं कमाया उतना पिछले 1 साल में आपको लूटकर कमाया। इनके हाथों में पूरे कृषि का बाजार चला जाता, सरकारी खरीद बंद हो जाती धान की और गेहूं की, और इसका नतीजा और क्या होता। तीसरा, अगर सरकारी खरीद बंद हो जाती तो जो हमारी राशन प्रणाली है, राशन से अनाज कहां से आता है, सरकार किसान से खरीद करती है। वो अनाज ये पूरे अन्न महामंडल के गोदामों में इकट्ठा होता है और उन गोदामों से हमारे देश के गरीबों को आज राशन के रूप में आज गेहूं और धान और चावल उनको मिलता है। अगर सरकारी खरीद बंद होती तो पूरी राशन प्रणाली बंद होती और जो 81 करोड़ लोग जो राशन खरीद करते हैं हमारे देश में, जिनके अंदर विकास जी ने कहा हरियाणा के 57% जो भूमिहीन ग्रामीण परिवार है ये भी राशन खरीद करते हैं। जिनके हाथ में आज कुछ जमीन है वो भी आज राशन खरीद करते हैं। हमारे शहरों के मजदूर ये भी राशन खरीद करते हैं। इन सब का राशन ये मोदी सरकार बंद करना चाहता था। ये सब टल गया क्योंकि किसानों ने ये संघर्ष छेड़ा 1 साल तक और मोदी सरकार को झुकाया। इसलिए आज हमारी एमएसपी बरकरार है, सरकारी खरीद बरकरार है, हमारी राशन प्रणाली बरकरार है। इसलिए हम हमेशा ये कहते थे, उस वक्त भी पूरे देश भर में हम घूमे और हमने लोगों को समझाया ये जो किसान लड़ रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा। अपने लिए जरूर लड़ेगा लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये देश की पूरी जनता के लिए लड़ रहा है। और इसीलिए देश के पूरी जनता ने भी ये किसानों को पूरी तरीके से मदद की, समर्थन दिया। मुझे आज इस बात का खास जिक्र करना है कि हमारे हरियाणा किसान सभा जो आज 16-17 जिलों के अंदर फैली हुई है, हमारे हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने बहुत ही अच्छे किस्म से इस आंदोलन के अंदर योगदान किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 16-17 जिलों में हरियाणा के आज एक ही संगठन है और वो है हमारी किसान सभा। ये हमें अभिमान के साथ कहना पड़ता है। और इसलिए पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा योगदान ये पूरे किसान आंदोलन में अगर किसी का रहा होगा तो ये हमारे किसान सभा का सबसे बड़ा योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश में भी ऐसा ही था। ये जो 5-6 बॉर्डर दिल्ली के मैंने आपको कहे, सिंगूर, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर, ये सब मुझे आपको कहने में गर्व होता है। 500 से ज्यादा संगठन जरूर थी संयुक्त किसान मोर्चा में, उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 6 के 6 बॉर्डर पर एक ही झंडा 6 के 6 बॉर्डर पर था और वो था
हमारे किसान सभा का लाल झंडा, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। हरियाणा का लाल झंडा था, पंजाब का था, उत्तर प्रदेश का था, उत्तराखंड का था, हरियाणा का था, राजस्थान का था, मध्य प्रदेश का था। सभी राज्यों के हमारे किसान सभा का हसिया हथौड़ा का लाल झंडा हर बॉर्डर के ऊपर और पूरे देश भर में लहरा रहा था। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, 3 कृषि कानून रद्द हुए, लेकिन किसानों की सभी समस्या हल हो गई क्या इसकी वजह से? नहीं हुई। अभी शुरुआत में सुमित जी ने आपको बताया, बिल्कुल सही बताया। अभी कुछ दिन पहले ये जो बेमौसमी बारिश हो गई आपके हरियाणा में, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे फसलों की तबाही हुई। बात सही है या नहीं? सही है या नहीं? हमें याद है 24 तारीख को, अभी 5 दिन पहले सुरेंद्र जी, इंद्रजीत जी, मैं आपके हिसार में जा रहे थे, यहाँ रोहतक से बड़ी सभा हुई हमारे हिसार में, पूरा बारिश, और उसी वक्त हम बात कर रहे थे कि इस बारिश से हमारे हरियाणा की फसलें, इनका बर्बादी होगी, और वो बर्बादी हुई। ये पूरा जो हवामान के अंदर जो बदलाव हो रहा है, इसकी वजह से भी आज ये बेमौसमी जो बारिश ये सब जगह में हो रही है। अब इस बारिश से जो तबाही हुई, क्या खट्टर सरकार आपको मुआवजा देने वाला है? उसके लिए कुछ नहीं देगा। लेकिन मांग किसको उठाना चाहिए? मांग हमारे किसान सभा को उठाना चाहिए कि हमारे फसल की बर्बादी हुई, आज हरियाणा के राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा, जो हमारा नुकसान हुआ, ये हमको देना चाहिए। ये हमारे किसान सभा के लाल झंडे ने इस बात को उठाना चाहिए, रास्ते पर आना चाहिए। दूसरा सवाल, बहुत ही बुनियादी सवाल आज हमारे सामने है। एमएसपी आपको मिलता है कुछ हद तक, लेकिन 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एक बहुत जाने माने हमारे देश के कृषि तज्ञ, जिनकी उम्र आज 95 साल की है, उनका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने देखा ये पिछले 20 सालों में हमारे देश में, जब से नवोदारवादी नीतियां आई 1991 से, 4 लाख से ज्यादा किसानों को हमारे देश में आत्महत्या करनी पड़ी है। 4 लाख से ज्यादा। क्या वजह है? कर्जे में डूब रहे हैं हमारे बेचारे किसान, हमारे खेत मजदूर डूब रहे हैं कर्जे के नीचे, और इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है। इनमें से पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी के सरकार में 4 लाख में से 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 2014 से लेकर 2021, ये पिछले 7-8 सालों में। और इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या कहा? पूरा राष्ट्रीय किसान कमीशन का रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, संसद के सामने लाया, और 2006 में उन्होंने कहा, अगर ये कृषि संकट को दूर करना है, अगर किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है, अगर किसानों का जो हर साल आज इनका आमदनी जो कम हो रही है, जो विकास ने कहा, इसको अगर रोकना है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा एक बुनियादी बात सरकार को करनी होगी। और वो बुनियादी बात क्या है? हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का पूरा 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना ही चाहिए। ये पहली सिफारिश डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के ये आयोग ने की थी।
बहुत ही बुनियादी सिफारिश है।